तो 7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश के 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की मरकज में शामिल हुए लोगों की तलाशी के लिए मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बड़े मस्जिद में छापेमारी हुई। वहां जमात के कई सदस्यों को पकड़ा गया। तबलीगी जमात के ये सदस्य दिल्ली के कार्यक्रम से लौटकर आए थे। इनमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। अब सभी तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर ये जो लोग जिनकी तलाश की जा रही थी, जो अभी जानकारी में मिल रही है कि जिनको मुंबई के सांता क्रूज में एक बड़े इलाके मस्जिद में वो छुपे हुए थे और वहाँ जमात के कई सदस्यों को पकड़ा गया है। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, ये कितने लोग थे जिन्हें पकड़ा गया है? जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा लोग ये हैं जिन्हें इस वक्त बड़ी मस्जिद से जो है वो पकड़ा गया हुआ है। और साथ ही साथ इनके ब्लड टेस्ट जो है और उसके अलावा कोरोना टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तब तक जो है बड़ी मस्जिद को पूरी तरह से क्वारंटाइन किया गया हुआ है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन जो है वो इन सभी लोगों के बारे में जानकारी खंगाल रही है कि ये लोग जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई कैसे पहुंचे और सबसे अहम बात इस दौरान वो किन किन लोगों के संपर्क में थे, उन लोगों की जानकारियां भी खंगाली जा रही हैं। जी, दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज के अंदर का एक वीडियो सामने आया। मोबाइल से शूट किए गए एक वीडियो में साफ दिखा कि मरकज में जमा लोगों ने नियमों की किस कदर धज्जियां उड़ाई। क्योंकि मरकज में जुटे जमात के लोगों ने कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे लोग जमीन पर एक दूसरे के बेहद करीब बैठे दिखे। लोगों के सोने के लिए जमीन पर ही बिस्तर बिछाए गए थे जो एक दूसरे के बेहद करीब थे। मरकज में ऐसी भीड़ जमा दिखी जैसी आमतौर पर रेलवे स्टेशनों के वेटिंग हॉल में होती है। इतनी भीड़ होने के बावजूद किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। यहाँ तक कि रुमाल या किसी और कपड़े से भी मुंह ढकने की कोशिश करता वीडियो में कोई नहीं दिखा। ये मरकज एक 6 मंजिला इमारत है जिसमें हजारों लोग मौजूद थे, यानी हर फ्लोर की हालत मुमकिन है कमोबेश ऐसी ही रही हो। ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने जारी किया है जो मरकज को खाली कराने का ऑपरेशन शुरू होने के बाद बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई थी। और उसके बाद ही मरकज में हुई लापरवाही की बात सामने आई। मरकज में जुटे लोगों को निकालने का ऑपरेशन करीब 1.5 दिन चला, जिसमें बिल्डिंग से 2346 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें 536 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इन सभी लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। दिल्ली में मरकज से निकले 24 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल चुका है। मरकज खाली कराने का ऑपरेशन इन 24 मरीजों के मिलने के बाद ही शुरू हुआ था, जबकि मरकज से निकले 1810 लोग ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है ताकि ये लोग किसी के संपर्क में ना आए। लेकिन दिल्ली पुलिस को अब तलाश मरकज के मुखिया मोहम्मद साद की है। पुलिस मरकज की बिल्डिंग पर ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के बेहद करीब बनी इस इमारत में पुलिस को मोहम्मद साद नहीं मिला। हालांकि जमात का मुखिया होने के नाते साद का घर इसी इमारत में है। हालांकि मोहम्मद साद का घर यूपी के शामली जिले में भी है। साद का घर शामली के कांदला थाना इलाके में है, जहाँ वो आमतौर पर महीने में एक बार जरूर आता है, लेकिन अब वहाँ भी ताला लटका हुआ है। मोहम्मद साद की तलाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन उसकी तलाश करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मोहम्मद साद कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए पुलिस के लिए उसकी लोकेशन को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। यहां तक कि वो ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं करता जिससे उसे ढूंढा जा सके। अगर साद को किसी से बात भी करनी हो तो वो अपने किसी सहयोगी के फोन का इस्तेमाल करता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को मोहम्मद साद की आखिरी लोकेशन 28 मार्च की पता चली। उसके बाद से वो कहां है ये पता नहीं चल पाया। लेकिन तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे लोगों की तलाश देश भर में हो रही है। देश भर में कई राज्यों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ढूंढना बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए कई राज्यों में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। यूपी के प्रयागराज में शेख अब्दुल्ला मस्जिद और मुसाफिर खाने में जब पुलिस की टीम पहुंची तो कुल 36 लोग वहां ठहरे हुए मिले। इनमें 9 लोग ऐसे हैं जो तबलीगी मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सबको पूरे एहतियात के साथ एम्बुलेंस में बिठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया।
यूपी के हाथरस की एक मस्जिद में पुलिस ऐसे ही कुछ लोगों की तलाश में पहुंची, जहां 15 लोग मिले। इन 15 में 8 ऐसे हैं जो मरकज के इज्तिमा में शामिल हुए थे। मेरठ में भी ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को ढूंढने में कामयाबी मिली, जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। पूरे यूपी में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो तबलीगी समाज से जुड़े लोग थे, या तो दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे या फिर उनके कोई संबंध थे। हालांकि चुनौती केवल लोगों को ढूंढने की नहीं है, बल्कि ये पता लगाने की भी है कि ये लोग मरकज से निकलने के बाद किन किन लोगों से मिले और इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे। इसलिए सबसे पहली कोशिश ऐसे लोगों को ढूंढने की है। राजस्थान पुलिस भी ऐसे लोगों की तलाश में जुटी है। अलवर की एक मस्जिद में कुछ लोग मिले जरूर, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिले। एहतियातन सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। जांच इनकी बेसिक कर ली गई है, हाथों पे मोहर लगा दी गई है और इन्हें हिदायत दे दी गई है कि इस आइसोलेशन कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली की भी ऐसी कई मस्जिदें हैं जहां मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से ही लोग रह रहे थे। मंगोलपुरी की एक ऐसी ही मस्जिद से 7 विदेशी नागरिकों को निकालकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे एहतियात के साथ उनके घर पहुंची और उन्हें आइसोलेशन सेंटर में ले गई। और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तलाश इसलिए तेज हुई है क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे मरकज को जिम्मेदार माना जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केवल एक दिन में 7 राज्यों में ऐसे 154 मामले सामने आए हैं जिनका सीधा कनेक्शन तबलीगी जमात के मरकज से है। पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1834 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 437 केस बढ़े हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले मामले हैं। यही नहीं, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 41 हो गया है। हालांकि देश भर में कोरोना के 144 मरीज ठीक भी हुए हैं। लॉकडाउन में खाने पीने के संकट से जूझते लोगों को मुफ्त में गेहूं और चावल देने की योजना उत्तर प्रदेश में शुरू तो हो गई, लेकिन सरकारी राशन की दुकानों पर कोरोना से बचाव के लिए बताए गए जरूरी नियमों का पालन नहीं किया गया। कई जिलों में तो मुफ्त राशन के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। और मेरठ में तो सरकारी राशन की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीएम की अपील और विभाग के दिशा निर्देशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लोग राशन लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये भीड़ देखकर लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ रही हैं। सुबह से जब से आए हैं यही बात बोली जा रही है, थोड़ा सा दूर दूर होकर बैठो, थोड़ा सा दूर दूर होकर बैठो। कोई सुनने को राजी नहीं है, ऊपर से लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हैं। मेरठ की तरह आगरा में भी नियमों की अनदेखी हुई। मुफ्त राशन लेने पहुंचे लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े नहीं हुए। राशन की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार दिखी। सरकार ने जो लॉकडाउन किया उसका मतलब क्या है? राशन की दुकान पर लंबी भीड़ लगी हुई है बहुत बड़ी। मेरठ और आगरा की तरह सिद्धार्थनगर जिले में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। हालांकि इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को सौंपी है। योगी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की है। इसके अलावा मनरेगा, श्रम विभाग और नगर विकास विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उन्हें भी सरकार की तरफ से मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन में खाने पीने के संकट से जूझते लोगों की मदद के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच आयुष मंत्रालय ने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। इनमें दिन भर गर्म पानी पीने, घर में पाई जाने वाली आयुर्वेदिक चीजों के सेवन से लेकर कई और उपाय सुझाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के इन उपायों को ट्वीट किया और कहा कि ये उपाय आसानी से अपनाए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील भी की कि वो इन उपायों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और दूसरों से भी साझा करें। कोरोना से जंग के बीच आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। कोलकाता के एक इलाके में खाने पीने का सामान बांटने से रोके जाने पर बीजेपी नेताओं और पुलिस में बहस हो गई। वहां लॉकडाउन के बीच बीजेपी कार्यकर्ता एक मोहल्ले में सामान बांटने पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें सामान बांटने लगे। लेकिन इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और बिना इजाजत ऐसा करने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वो भड़क गए। इसके बाद पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान पुलिस के समर्थन में भी कुछ और लोग वहां पहुंच गए और खाने पीने का सामान पुलिस को सौंपने की मांग करने लगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही सामान बांटने पर अड़े रहे। बीजेपी ने कोलकाता के अलग अलग इलाकों में अपने हाथों से जरूरतमंदों को सामान बांटने का संकल्प लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब लॉकडाउन के दौरान जुटी लोगों की भीड़ को समझाने को पुलिस गई, उन पर हमला कर दिया गया। भीड़ के हमले में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल घायल हो गए। आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों को लाठी डंडों से पीटने के बाद पथराव भी किया। बताया गया कि वहां के एक पूर्व प्रधान के घर के बाहर जुटी भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने घायल सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियां बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं उनकी 2 पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोगों के लिए भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस डॉक्टर से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो एक अस्पताल के दौरे पर गए थे। डॉक्टर और राष्ट्रपति के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीरों में दोनों हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद राष्ट्रपति के दफ्तर की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रपति स्वस्थ हैं और उनका नियमित हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में अष्टमी के मौके पर लोगों ने अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर आरती की। वहां की एक सोसाइटी में अष्टमी के मौके पर बड़ी आरती का आयोजन किया गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी थी। ऐसे में कई परिवारों ने अपनी अपनी बालकनी से ही आरती में हिस्सा लिया और एक दूसरे का साथ दिया। नोएडा के सेक्टर 20 में घर की छत पर बड़ी संख्या में लोगों के नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धारा 144 लागू होने के बाद बड़ी संख्या में जुटकर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अमित, क्या जानकारी? अर्पिता, आपको बता दूं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश दिए गए थे और धारा 144 लगा दी गई थी। वहीं मंदिर और मस्जिद में पूजा और नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी। कल देर रात का मामला था, लगभग 5 बजे का, जब कुछ लोगों ने 15 से 20 लोगों ने अपनी छत पे नमाज पढ़ी थी। उस चीज की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके संबंध में थाना 20 पुलिस ने 15-16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा था कि ये सब लोग जो सेक्टर 16 जेजे कॉलोनी के मस्जिद के पास एक नमाज पढ़ी गई। तो नोएडा के सेक्टर 20 में घर की छत पर बड़ी संख्या में लोगों की नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। धारा 144 लागू होने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ जुटे थे नमाजी।